हेलो एवरीवन। हम पिछले भाग में चर्चा कर चुके हैं कि किस बारे में कर चुके हैं कि 8th क्लास के साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में लगभग चर्चा कर चुके हैं। उसमें मुख्यतम बिंदु हमने फसलों का जो उत्पादन होते हैं उसकी प्रक्रिया के मुख्य बिंदु पढ़े थे, जिसमें से सबसे पहले हमने हल चलाने के बारे में पढ़ा था, यानी कि जुताई करना, और उसके बाद हमने बुआई करना, बीज को बोने की प्रक्रिया होती है, उसके बाद में बीज बो देते हैं, तब खाद और उर्वरक के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में हमने पढ़ा सिंचाई करने के बारे में। अब हमारा 5वां बिंदु आता है फसल की सुरक्षा करना, है ना। तो फसल की सुरक्षा किस तरह से कर सकते हैं। अब देखो, फसल की सुरक्षा के लिए हम अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग बचाव करते हैं, है ना। क्योंकि फसलों को कई तरह से नुकसान हो सकता है, जैसे कि अगर खरपतवार होगा। अब खरपतवार होता क्या है, ये प्रश्न आपके मन में उठा होगा कि खरपतवार से सुरक्षा करनी है, हम खरपतवार नाशी डालेंगे जो उसका नाश करते हैं। लेकिन खरपतवार होता क्या है, तो खरपतवार यानी कि वह अनावश्यक पौधे, यानी कि जो काम के नहीं हैं, जो हमने फसल उगाई है उसके साथ साथ जो और भी उग जाते हैं, जो अनावश्यक होते हैं, जो बिना काम के होते हैं, वो पौधे क्या कहलाते हैं, खरपतवार। वो क्या करते हैं कि अब फसलों के साथ साथ उग गए तो जो फसल को जो पोषक तत्व मिल रहे हैं, जो प्रकाश मिल रहा है, उनको रोकने का काम करते हैं वो जो खरपतवार है वो। अब खरपतवार को कैसे रोका जा सकता है, तो इसके बचाव के उपाय हैं निराई गुड़ाई या खरपतवार नाशी दवाई आती है जो उस पर छिड़क दी जाती है, पूरी फसल पर छिड़कते हैं, लेकिन वो सिर्फ खरपतवार नाशी का ही नाश करती है। और निराई गुड़ाई यानी कि खरपतवार को चुन चुन कर उन्हें काट लिया जाए, है ना। अब खरपतवार के बाद में पढ़ेंगे प्राकृतिक प्रकोप हो जाए, जैसे कि बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, सर्दी आँख, जैसे बाढ़ आ जाए तो बाढ़ आ जाएगी, तो हमें इसके लिए भी तैयारी करके रखनी चाहिए। जैसे कि हमें खेत में से जल की निकासी के लिए उचित मार्ग बना देना चाहिए। जैसे क्या होगा, अगर ज़्यादा भी पानी गिरता है तो वो पूरे बीजों को बहा करके ऊपर से ना ले जाए, धीरे धीरे पानी की निकासी होती रहे, है ना। अब सूखा पड़ता है तो अगर सूखा पड़ता है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी, यानी कि जल देना पड़ेगा अगर सूखा पड़ा है तो। और अगर सर्दी है ना, तो हमें सर्दी के लिए भी उसके सुरक्षा के उपाय कर देने चाहिए। आग लग जाती है तो भी हमें सुरक्षा उपाय रखने चाहिए। से अलग अलग चीज़ों के लिए हमें सुरक्षा उपाय रखने चाहिए। बचाव क्या कर सकते हैं, हम जल निकासी बना सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, सुरक्षा के बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। अब देखो, खरपतवार, प्राकृतिक प्रकोप, और थर्ड हम पढ़ते हैं कीट, फफूंद, जीवाणु, वायरस द्वारा होने वाले रोग, है ना। रोग मनुष्य को भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर फसलों को भी हो जाते हैं। तो जैसे कि पत्ती, तना, फल खराब होने लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार फल खराब होने लगते हैं, उनमें जीवाणु वगैरह पड़ जाते हैं, है ना। पत्तियाँ भी कभी कभी बीच में छेद होने लग जाते हैं, पीले पड़ने लग जाते हैं, और जो तना है उसमें भी कभी कभी दुर्बलता आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, तो इस तरह से वो ख़राब होने लगते हैं। तो उन पे बचाव कैसे कर सकते हैं हम, तो उनको जिस चीज़ों से नुकसान हो रहा है उनसे दूर रखें उनका। जैसे कि अगर कुछ उसमें कीट पतंग हो गए हैं, है ना, कीट फफूंद हो गए हैं, तो उनके नाशकों का छिड़काव करके, है ना। जानवर, अब देखो हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे जानवर। जैसे कि देखो, जानवरों से हम कैसे बचाएंगे, तो बाड़ लगा करके। जानवर क्या कर सकते हैं, हमारी फसल को खा सकते हैं, उन्हें नष्ट कर सकते हैं ना, वो कैसे भी आ करके। और जानवर जो होते हैं वो फसल को खा जाते हैं, सबको पता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बाड़ लगा सकते हैं और रखवाली भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम फसलों को बचा सकते हैं। अब देखो, फसल की सुरक्षा करना, ये बिंदु समझ में आ गया किस तरह से करना है। खरपतवार, प्राकृतिक प्रकोप, कीट, फफूंद और जानवरों से हमें उनकी सुरक्षा करनी है। अब देखो, हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे। किसका अगला पॉइंट, जो हमारे कृषि पद्धतियाँ चल रही हैं उसका अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम, फसल काटना, है ना। फसल काटना पढ़ेंगे। अब देखो, हल चलाया हमने, बुआई की,
है ना। जुताई की, बुआई की, खाद उर्वरक डाले, सिंचाई भी कर दी और हमने फसल की सुरक्षा भी कर दी। अब फसल को काटने का समय है क्योंकि फसल पक करके तैयार है। तो फसल काटने के लिए हमें क्या चाहिए, उसको काटने के लिए हथियार चाहिएगा ना। तो जैसे कि दराती है, उसका प्रयोग फसल को काटने में किया जाता है। और अभी आजकल बहुत ही ज़्यादा चलन में है हार्वेस्टर मशीन, है ना। तो पुराने ज़माने में दराती का प्रयोग किया जाता था और अभी भी किया जाता है, पर जहाँ ज़्यादा फसल पकती है वहाँ पर अधिकतर हार्वेस्टर मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, कटाई। कटाई यानी कि फसल पकने पर उसे काटना, है ना। फसल काटना, फसल को काटना सीधा सही है। फसल जब पक जाती है, पक करके तैयार हो जाती है तो उसे काटना होता है। अब देखो थ्रेशिंग। थ्रेशिंग यानी कि फसल पक करके हमने काट ली। अब काट ली तो उसको थोड़े दिनों के लिए, उसकी नमी को दूर करने के लिए उसको सुखाने के लिए रख देते हैं। उसके बाद जो छोटे खेत वाले होते हैं, है ना, थ्रेशिंग एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है, बीज के दानों को भूसे से अलग करना। गेहूँ है, गेहूँ में दाने भी होते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, उसको अलग करना होता है। दाने और भूसे को अलग करना। बीज के जो दाने हैं उनको भूसे से अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेशिंग। ये भी आपका एक प्रश्न बनता है कि थ्रेशिंग क्या कहलाता है। तो बीज के दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेशिंग। अब देखो, अब क्या होता है कि हम मतलब फसल जो होती है उसमें दाने को भूसे से अलग करने के लिए जो छोटे खेत वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि हवा में पटक कर, क्योंकि कम ही होता है तो हवा में पटक कर और फिर उसको निकालते हैं, दाने को भूसे से अलग करते हैं। लेकिन जो बड़े खेत वाले होते हैं वो कंबाइन मशीन थ्रेशर का प्रयोग करते हैं। ये याद रखना है आपको, कौन सा मशीन का प्रयोग किया जाता है, कंबाइन मशीन थ्रेशर। अब देखो अनाज का भंडारण। अब हमने फसल पककर तैयार हो गई, उसे काट लिया और उसे अलग भी कर दिया। अब क्या करेंगे, अनाज का भंडारण। तो अनाज जब पक कर के तैयार हो जाता है और घर पर आ जाता है तो उसे बोरों में रख कर या फिर उसे उचित स्थान पर सुरक्षित रख दिया जाता है जितना आवश्यक होता है। उसके अलावा उसे क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है ना। तो अनाज जो होता है वो सुरक्षित रख लिया जाता है, जो चारा होता है वो पशुओं के लिए इकट्ठा कर लिया जाता है या फिर आवश्यकता नहीं है तो बेच दिया जाता है ना। अब देखो, अधिक अनाज के भंडारण हेतु मंडियों में क्या होते हैं, भंडार गृह होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, साइलो। तो साइलो क्या कहलाता है, अधिक अनाज के भंडारण हेतु मंडियों के भंडार गृह। सिंपल सा है, मंडियों के जो भंडार गृह होते हैं वो क्या कहलाते हैं, साइलो। अब अनाज जो होता है उसको हमें सुरक्षित रखना होता है वरना वो खराब हो जाता है, उसमें भी जीव जंतु पड़ जाते हैं। इसलिए अनाज को सुरक्षित रखने के लिए भी उसमें कई चीज़ें मिलाई जाती हैं जिनके प्रयोग से क्या होता है कि जो अनाज है वो क्या रहता है, सुरक्षित रहता है ना। अब देखो हमारे सातों बिंदु कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि कृषि पद्धतियों के जो प्रमुख बिंदु है वो हमने पढ़ लिए हैं। यानी कि पहला बिंदु हमने क्या पढ़ा, हल चलाया, है ना, यानी कि जुताई की। फिर हमने क्या किया, बुआई की, उसमें बीज बोए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बीज बो दिए। अब क्या करेंगे, खाद और उर्वरक डालेंगे। हो गए 3 बिंदु। चौथा बिंदु हमने क्या किया, सिंचाई की। सिंचाई की, फसल पतले बड़ी हो गई। अब फसल को क्या करना पड़ेगा, उसकी रखवाली करनी होगी। रखवाली की, उसके बाद यानी कि उसको बचाना। फिर फसल को क्या करना है, काटना है। और काटने के बाद हमें क्या करना है, अनाज का भंडारण करना है। तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु हमने पढ़ लिए। अब देखो, अब हम थोड़ा सा और पार्ट बचा हुआ है वो पढ़ेंगे, फसल और पर्यावरण। अब फसल और पर्यावरण दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। कैसे, तो देखो हमारे आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए वरना वायरस फैल जाते हैं, आजकल बहुत फैल रहे हैं। आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए और हरियाली भी होनी चाहिए। हरियाली का क्या फायदा, वायुमंडल शुद्ध रहता है क्योंकि आजकल बहुत शुद्ध है, प्रदूषण की मात्रा में गिरावट आई है ना। तो हरियाली और स्वच्छता दो चीज़ें चाहिए। हमारे आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए, एकदम स्वच्छ और हरियाली से भरा हुआ, है ना। अब देखो, फसलें पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। प्रश्न आएगा अगर कि फसलें पर्यावरण को किस तरह से प्रभावित करती हैं, कारण बताइए या फिर लिखिए। तो आप बताएंगे, परिवेश में
फसलों से वातावरण कैसा हो जाता है? शुद्ध, है ना। हमारा जो परिवेश है, परिवेश यानी कि हमारे चारों ओर का आवेश जो है वो, है ना, हमारे चारों ओर फसलों से वातावरण कैसा हो जाता है? शुद्ध। क्यों? क्योंकि वो हरी भरी होती है। हरियाली से वातावरण शुद्ध होता है। फसल जो होती है वो वायुमंडल की आर्द्रता बनाए रखने में सहायक, क्योंकि फसलों की जो पत्तियां वगैरह होती है वो उससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है, ऐसा हमने पहले पढ़ा है। तो फसल जो होती है उससे क्या होगा? वायुमंडल की आर्द्रता बनाए रखने में भी सहायक है फसल। अब देखो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संतुलित हो जाएगी, जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है ना। हम ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही बहुत उपयोगी है हमारे लिए, जिनकी मात्रा भी वायुमंडल में क्या हो जाती है? संतुलित हो जाती है। और वातावरण का जो तापमान है वो भी क्या होता है? नियंत्रित होता है ना। अगर हम फसलें उगाते हैं तो उससे क्या होगा? वातावरण हरा भरा होगा, जिससे तापमान भी क्या होगा? नियंत्रित। क्यों? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है इसलिए। आंधी तूफान बाढ़ से भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत बचाती है ना। अगर फसल उगी हुई है ना, तो वो भूमि में उगी होगी, जिससे क्या होगा? वो आंधी तूफान और बाढ़ आने पर भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत से हम ऊपरी उपजाऊ परत को क्या करती है? बचाती है। अब देखो, वायु और ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? इससे कम होता है। चलो, यानी कि सब तरह से फसलें हमारे पर्यावरण के लिए, है ना, बहुत ही आवश्यक है। जंतुओं को जीवन सुरक्षा प्रदान करती हैं, बराबर, है ना। जंतु जो होते हैं वो लोग भी क्या करते हैं? फसल खा जाते हैं, तो उनको क्या मिलता है? उनके जीवन को सुरक्षा प्रदान होती है ना। अब जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो भोजन फसल से ही मिलता है ना। अब मानव को भी मिलता है ना, मानव को भी मिलेगा, जंतुओं को भी मिलेगा। कैसा? हमारे पास क्या है? फसल। हमारे पास है फसल। अब फसल जब उगकर कटकर तैयार हो गई तो उसको हमने क्या किया? दाना अलग और भूसा अलग कर दिया। दाना और भूसा मिलाकर के क्या थी? फसल थी। अब दाना कौन यूज़ करेगा? मानव। और भूसा कौन यूज़ करेगा? जंतु। तो दोनों के लिए उपयोगी हुई ना। तो यानी कि जंतुओं को भी जीवन सुरक्षा प्रदान करती है। इस तरह से फसल है वो हमारे पर्यावरण के लिए और जंतुओं, मानवों सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसी के साथ ही हमारा यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।